जैसे किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर जारी कर दिया जाता है, तो आप सब लोग समझ जाते हो कि उस फिल्म की थीम क्या है या वो फिल्म किस बारे में बनाई जा रही है। मतलब आपको उस छोटे से ट्रेलर में पूरी फिल्म की एक झलक देखने को मिल जाती है और आप अनुमान लगा लेते हो कि यार ये फिल्म है किस चीज़ के बारे में। तो आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ की बात करेंगे जो क्या है, संविधान का ट्रेलर है। ठीक है, तो हालांकि मैं शब्द गलत यूज कर रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। मतलब हम बात करने वाले हैं आज संविधान की प्रस्तावना की, जिसमें आपको पूरे संविधान की झलक देखने को मिल जाती है। तो मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूँ हंस वाहिनी क्लासेज में, और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जैसे कि प्रस्तावना की, और प्रस्तावना को क्या क्या कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका, प्रियम्बल इंग्लिश में कहा जाता है। कभी कभी ये हिंदी में लिखा आ जाता है। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखा आ जाएगा, ऐसे लिखा आ जाएगा भाई प्रियम्बल। तो आप क्या करोगे, इसलिए मैंने लिख दिया है कि प्रियम्बल। तो संविधान की प्रस्तावना ही प्रियम्बल है, उद्देशिका है। तो इसमें क्या है, हमें पूरे संविधान की झलक देखने को मिलती है, या हम कहें इसमें संविधान के हमें उद्देश्य, उसकी आकांक्षाएं, उसके आदर्शों का पता लगता है। और साथ में ये भी पता लगता है कि संविधान बनाने वालों ने क्या सोचकर ये संविधान बनाया होगा। मतलब उनके विचारों को जानने की कुंजी है हमारी प्रस्तावना। तो अगर हम बात करें कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है हमारे यहाँ, तो प्रस्तावना का स्रोत सबसे पहले अगर हम कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उसे संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी थी। तो पहला स्रोत हमारा प्रस्तावना का यही है, पंडित जी का उद्देश्य प्रस्ताव। और अगर हम बात करें कि साथ में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के संविधान से भी हमारे यहाँ प्रस्तावना प्रभावित है। तो अगर हम बात करें आगे की कि भाई प्रस्तावना, अब सवाल, सीधे सवाल से मैं बातें कर रहा हूँ कि अगर आपसे सवाल आता है कि बताइए प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में भाई केवल एक बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द इंट्रोड्यूस करे गए, जोड़े गए, जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका मतलब ये शब्द हमारे 1950 में लागू नहीं हुए होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछता है कि कौन से शब्द 1950 में नहीं थे, मतलब जो संविधान लागू हुआ था, तो कौन से नहीं थे भाई, यही नहीं थे, क्योंकि ये तो भाई बाद में आए हैं, 1976 में आए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या वो हिस्सा है संविधान का। तो ये बात इसलिए डाउटफुल रहती है लोगों के लिए कि भाई कभी हाँ कभी ना है, तो ये सब हुआ था भाई। ठीक है, तो हाँ किसने कहा और ना किसने कहा, तो ना कहा है शुरुआत में, बेरुवारीवाद में। तो बेरुवारीवाद में ये माना गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इस बात को नकार दिया गया केशवानंद केस में। ठीक, और कहा गया कि भाई हाँ भाई संविधान का अंग कौन है, प्रस्तावना है। ठीक है, तो क्लियर करिएगा। अब आगे बात बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि जब संविधान की भाषा, ठीक है, अच्छा कि भाई इसका यूज क्या है प्रस्तावना का। तो यूज ये है भाई, एक तो हमें आकांक्षाएं पता चलती हैं, और जहाँ कहीं भी संविधान की भाषा लोगों को समझ में नहीं आती है, उन्हें लगता है यार ये द्व्यर्थी है, संदिग्ध है, डाउटफुल है, तो जो हमारे संविधान का निर्वचन होता है, या हम कहें उसको आशय को समझना है, तो लोग किसको देखते हैं, तो लोग प्रस्तावना को देखते हैं, या हम कहें उद्देशिका को देखते हैं। तो ये संदिग्ध भाषाओं को स्पष्ट करती है कौन, हमारी प्रस्तावना। आगे फिर बढ़ते हैं कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है, तो जब वो संविधान का अंग है इसलिए उसमें संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो कितना हो सकता है भाई, कितना हो जाए, पूरा बदल दें, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, केशवानंद भारती वाली, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अभी हमें वो करना नहीं आता, वो आई बटन, लिंक बटन, वो सब नहीं। हाँ, आपको अभी बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, पूरा बता रखा है केशवानंद भारती केस में मैंने, कि भाई इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि मूल अवधारणा या मूल ढांचा प्रभावित हो जाए।
ठीक है, ये हमारा केशवानंद केस बताता है कि संविधान की मूल अवधारणा आहत नहीं होनी चाहिए। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग सवाल हैं कि क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, इन्फोर्सेबल है। ठीक है, तो ये न्याय योग्य नहीं है। अब ये आपको हो सकता है विरोधाभास लगे, ठीक है, लेकिन ये टर्म कुछ और है कि यह न्याय योग्य ऐसे नहीं है कि इसके आधार पर किसी फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मतलब कि कोई कानून बन गया उसको इलीगल घोषित नहीं किया जाएगा इसके आधार पर। हाँ, आप संविधान में संशोधन करके या न्यायालय द्वारा कुछ कार्रवाई करके उसको कर सकते हो, लेकिन केवल इसके आधार पर उसे इलीगल हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये न्याय योग्य नहीं है। अब आगे बात बढ़ाते हैं और बात है कि बहुत बढ़िया सवाल है कि संविधान की आत्मा भाई है कौन। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आता है पेपर में कि संविधान की आत्मा किसे माना गया है। तो डायरेक्ट सवाल आता है कि संविधान की आत्मा कौन है, तो भाई प्रस्तावना। लेकिन सवाल जरा घुमा के पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे माना है किसे माना है भाई? तो उन्होंने माना है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। उन्होंने अनुच्छेद 32 को माना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि उन्होंने प्रस्तावना को नहीं माना है, उन्होंने अनुच्छेद 32 को माना है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने गोलकनाथ केस में मान लिया कि भाई उद्देश्य का क्या है, संविधान की आत्मा है। तो एक फैक्ट मेरे को हिदायतुल्लाह जी को देख के याद आ गया कि जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह है ना, वो ऐसे इकलौते न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान है कि भाई अगर राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए या वो अनुपस्थित हो तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, और अगर वो भी नहीं है तो उनकी जगह कौन बैठेंगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा हमारे यहाँ हुआ था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान, और बीवी गिरी जी ने क्या कर दिया था, जो कि उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति को चुनाव देने के लिए इस्तीफा दे दिया। तो उस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी को यह मौका मिल गया था कि वो क्या करें, वो राष्ट्रपति का पद संभाल लें। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लास्ट लाइन मैंने प्रस्तावना की यहीं पे लिख दी। ठीक है, ये इसलिए लिखी है केवल एक सवाल देने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, विधि दिवस, तो विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। ये हमारी प्रस्तावना की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, विधि दिवस 26 नवंबर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्रस्तावना की 2-4 लाइनों को। ठीक है, 2-4 लाइनों को मतलब शुरू की कुछ चीज़ों का डिस्कशन कर लेते हैं और कुछ सवाल हम इसमें से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो बात है कि प्रस्तावना की शुरुआत कैसी होती है, कि वो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। मतलब आप किसी भी किताब में देखिएगा प्रस्तावना, अच्छा आपको प्रस्तावना याद नहीं करनी है। हाँ, अगर आप पीसीएस दे रहे हो या कोई एग्जाम दे रहे हो तो आप याद कर सकते हो, और जिसकी भाई क्षमता है वो याद कर ले। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा नहीं आपसे कि आप याद करो। ठीक है, तो बात है कि हम भारत के लोग, देखिए हम भारत के लोग, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी है। ठीक है, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग क्या हैं, बड़े पावरफुल हैं। सवाल आता है कि संप्रभु कौन है, तो संप्रभु हम हैं, हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, बड़ी पावर है हमें, हम सरकार बदल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब सबसे पावरफुल कौन है, हम हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये मैंने लाइन से इसलिए लिखा है कि पेन ला रहा हूँ तो ये हिल रहा है। ठीक है, मैं पेन हटा दे रहा हूँ। ठीक है, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो ये लाइन से मैंने इसलिए लिखा है कि कभी कभी पेपर में आपको लाइन से लिखने को पूछ लेता है कि भाई प्रस्तावना का क्रम बताओ, कि भाई प्रस्तावना का क्रम क्या है। तो प्रस्तावना का क्रम यही है कि सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा। इसको हम संप्रभुता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संप्रभुता, संप्रभुता। ठीक, इसको संप्रभुता भी बोलते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है, लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र एक ही बात है, गणराज्य या गणतंत्र एक ही बात है। ठीक है, गणराज्य या गणतंत्र एक ही बात है।
तो ये आपके क्रम से कभी लिखने को आ जाए ना तो यही क्रम रहेगा। आप कम से कम 5 लाइन याद कर लेना। लाइन क्या है वो मैंने 5 लाइन बना दी है वो एक ही लाइन में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा इसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, हम भारत के लोग खुद को ही क्या दे रहे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 न्याय दे रहे हैं। देखो कितने न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, और 5 स्वतंत्रता दे रहे हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब शुरू वाली बात तो हो गई, ताकि हम 3 न्याय दे रहे हैं और 5 स्वतंत्रता दे रहे हैं और 2 समानता दे रहे हैं। 2 समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान कराने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये सब हमारे प्रस्ताव ने लिखा पड़ा है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा समझ बनाने के लिए आपकी, कि भाई स्वतंत्रता, ठीक है, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता का जिक्र है, 5 तरह की, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। तो ये स्वतंत्रता हमें मूल अधिकार में मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब मूल अधिकार का जिक्र तो भाई प्रस्तावना में ही हो चुका है। साथ में अगर हम बात करें न्याय की बात, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय हमें कहाँ पर मिलता है, नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। साथ में सामाजिक न्याय हमें मौलिक अधिकार में भी मिलता है। अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 18 हो गया, ठीक है, अनुच्छेद 14 हो गया, ये क्या है, आपको न्याय ही तो दिला रहा है। साथ में राजनीतिक न्याय आपका क्या है, अगर मैं कहूँ अनुच्छेद 326 है वयस्क मताधिकार, तो ये क्या है भाई, एक राजनीतिक न्याय है। तो ये सब हमारा संविधान हमें प्रदान कराएगा, क्योंकि ये प्रस्तावना में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता क्या है भाई, ये आपका 15-16 अनुच्छेद हो गया भाई। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यही तो है कि भाई आपको नौकरी में समानता मिलेगी। तो ये सब आपका पहले से लिखा है प्रस्तावना में, जिसे पूरा संविधान प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा, मोटा मोटा मैंने पूरा बता दिया है जहाँ से प्रस्तावना में सवाल आता है। बाकी भाई चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई, इतना काम कर दो, हमारा भी मनोबल बढ़ाओ, ठीक है, और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।